हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 8 को। हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इसको पढ़ने में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री किस प्रकार से यहाँ से टर्न ले रहा है। अब मॉडर्न हिस्ट्री कैसे टर्न ले रहा है तो हम लोग देखेंगे कि 1857 एक अहम बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का, क्योंकि 1857 के बाद नियम कानून तौर तरीके हर चीज़ बदल जाते हैं और 1857 से पहले के नियम तौर तरीके कानून सब अलग होते हैं। अब क्या देखते हैं तो पहला फेज हम लोग देखते हैं कि 1757 से लेकर के 1857 का फेज होता है। इस फेज में हमारे अगेंस्ट कौन होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। मतलब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप 1857 से लेकर के 1947 तक के कालखंड को देखते हैं तो यहाँ पर खिलाड़ी कौन होता है हमारे सामने, ब्रिटिश क्राउन होता है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ अपना आज़ादी का आंदोलन चला रहे होते हैं। आप देखते हैं कि 1857 के बाद कुछ अहम बदलाव लाए जाते हैं। क्या क्या बदलाव लाए जाते हैं तो आप देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है, आप देखते हैं कि गवर्नर जनरल को वाइस रॉय कर दिया जाता है, आप देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन अब अपना प्रतिनिधि यहाँ पर भेजता है जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन लड़ रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग 1870 के दशक से 1947 तक के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स हम लोग ये सेकंड फेज को पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर खिलाड़ी कोई होगा, तौर तरीका कुछ होगा जो कि पहले से भिन्न होगा। आप यहाँ देखेंगे कि लोगों में असंतोष की भावना पनपती है। इस असंतोष की भावना के बाद लोग डिमांड करते हैं, डिमांड नहीं पूरा होता है तो लोग संगठनात्मक ढांचा का निर्माण करते हैं। जैसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को देखेंगे, अलग अलग प्रकार के संगठनों को का निर्माण आप देखेंगे जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो आगे हम लोग पाठ में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, पाठ में क्या क्या दिया गया है इस विषय से रिलेटेड। तो कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इसमें कह रहा है कि पिछले अध्यायों में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। क्या क्या अध्ययन कर लिया है तो भारतीय भूक्षेत्र पर किस प्रकार से अंग्रेज कब्जा करते हैं, किस प्रकार से यहाँ के रियासतों का अधिग्रहण करते हैं। हम लोग ने ये भी देखा कि नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत होती है। हम नए कानूनों में आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस है ना, इन सब कानूनों का निर्माण होता है, उनको पास किया जाता है और किस प्रकार से दमन किया जाता है भारतीय शासकों का। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में किस प्रकार से बदलाव आते हैं, किस प्रकार से फॉरेस्ट एक्ट लाया जाता है और यहाँ के ट्राइबल ज़िंदगी को तहस नहस करने का प्रयास किया जाता है। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलावों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था महिलाओं की स्थिति में संबंधित वाद विवाद की किस प्रकार से विधवा पुनर्विवाह का योजना लाया जाता है, स्त्री प्रथा को ख़त्म किया जाता है। हालांकि ये बिंदुएं कुछ सकारात्मक थीं। आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जाति व्यवस्था को चुनौती दी जाती है, जाति को वाद को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार लाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति देखते हैं जो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हस्तकलाओं का पतन होता है, उद्योगों का विकास होता है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इन सब से हम लोग परिचित हैं। अब क्या हम देखेंगे कि इन मुद्दों के बारे में जो भी हम लोग पढ़े उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, या यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, इस चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय मतलब उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया है। मतलब जो घटनाक्रम हम लोग पढ़े, जो ब्रिटिश के दमनकारी नीतियों को देखे हैं, उन सब के बावजूद लोग में एक सवाल उठता है कि क्या सवाल उठता है कि सवाल यही उठता है कि यह देश किसका है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे लोगों के सामने आता है। लोगों के सामने यह जवाब आता है कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, यहाँ की रहने वाले किसी भी वर्ग रंग जाति पंथ भाषा या जेंडर के लोग जो यहाँ रहते हैं, उन सभी का यह भारत घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जो यहाँ रह रहे हैं। इस जवाब के साथ यह भी एहसास सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए है और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता है। यह चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। कह रहा है 1870 से 80 के दशक में बने जितनी भी राजनीतिक संगठन थी उनमें ये बात घर कर चुकी थी। आगे आप क्या देखेंगे, बहुत सारे जो संगठन बनते हैं उनका बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित
पेशेवरों के हाथों में होती है। पूना सार्वजनिक सभा का चर्चा है, इंडियन एसोसिएशन का चर्चा है, मद्रास महाजन सभा का चर्चा है, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन का चर्चा है, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चर्चा है। आगे आप देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा पर विशेषकर बताया गया है कि पूना सार्वजनिक सभा में एक शब्द है सार्वजनिक। सार्वजनिक से आपका क्या मतलब होता है? सार्वजनिक से मतलब है सभी लोग, सभी लोगों का। और लेकिन जब आप पूना सार्वजनिक सभा को देखेंगे तो आपको एक क्षेत्रीयता का बोध होगा कि एक खास क्षेत्र में यह सीमित है। हालांकि इसके सदस्यों से बात करने पर ये बताते हैं कि यह सभी लोगों का है। तो काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु का मतलब आप क्या देखेंगे? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। मतलब आप स्वतंत्र हों, वैचारिक रूप से स्वतंत्र हों, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले में बड़े फैसले लेने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आप देखेंगे कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर एक्ट भी पारित किया जाता है, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। वर्नाकुलर एक्ट बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने का काम करता है। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इल्बर्ट बिल लागू किया जाता है। इसके कारण काफ़ी हंगामा होता है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों को इस कानून के बारे में पता चलता है तो अंग्रेज इसका विरोध करते हैं। नतीजतन क्या होता है? अंग्रेज सरकार इस कानून को वापस ले लेती है। जब अंग्रेज इस कानून को वापस ले लेती है तो अंग्रेज के विरोध की वजह से भारतीय अंग्रेज का विरोध करना शुरू करते हैं। भारतीयों में इस बात का रोष होता है। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इल्बर्ट बिल को हटाया गया, जो समानता लाने का काफ़ी अच्छा जरिया था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत अब महसूस होने लगी थी। 1880 से ही महसूस हो रही थी, लेकिन यह जो फीलिंग था अब ज़्यादा प्रबल हो रहा था। आप देखेंगे कि क्या होता है कि इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर देता है। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लेते हैं। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आदि महत्वपूर्ण नेता होते हैं, जो ज़्यादातर बॉम्बे और कलकत्ता से ही होते हैं। नौरोजी के बारे में बता रहा है कि नौरोजी का पेशा क्या था, तो वे व्यवसायी थे और प्रचारक थे। तो पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी से बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि वो किस प्रांत से चुने गए थे और किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये चीज़ को आप गूगल करेंगे और नोट्स में अपने नोट्स करेंगे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा है, ए.ओ. ह्यूम के बारे में चर्चा है। यहाँ पर आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी के एक किताब के बारे में चर्चा है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। तो याद रखिएगा, ये पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उभरता हुआ भारत, उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इसी दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने आग्रह किया कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तो बेसिकली ये मॉडरेट का फेज था नरम दल के लोगों का। ये मध्यम मार्ग अपनाते थे, ये याचिका डालने में विश्वास रखते थे, ये संवैधानिक रूप से बदलाव लाना चाहते थे, संविधान में चेंज करके बदलाव लाना चाहते थे। ये खुल करके अंग्रेज का विरोध नहीं करते थे, अंग्रेज की नीतियों का विरोध करते थे और नीति का ही निर्माण कराना चाहते थे। ये संवैधानिक तरीकों का पालन करते थे। तो शुरुआती दौर में इन्हीं का चल रहा था कांग्रेस में। तो आगे आप देखेंगे शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसर का ही कब्जा था।
अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीय को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये जो लोग थे कांग्रेसी, उनका क्या डिमांड था। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि केवल पैसों वालों का ही मुद्दा यह नहीं उठा रही थी, बल्कि यह किसानों का भी मुद्दा उठा रही थी। ये आम लोगों को, गरीबों का भी, वनवासियों का भी मुद्दा सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने रख रहा था। कौन? कांग्रेस। आगे आप क्या देखेंगे? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। जो नरमपंथियों की चर्चा भी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे, उनका आलोचना करते थे वे लोग। तथा और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों पर महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार का नारा दिया गया तिलक के द्वारा, और ये काफ़ी प्रसिद्ध नारा है। आगे आप देखेंगे कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेज यह विभाजन क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेज यह विभाजन यह बोल करके करते हैं कि चूँकि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, यहाँ की आबादी ज़्यादा है, इसलिए शासन व्यवस्था चलाने में यहाँ दिक्कत होती है। इसलिए अच्छे से शासन व्यवस्था चलाया जा सके, इसलिए इसे विभाजित करने की आवश्यकता है। आगे आप क्या देखेंगे? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था, लेकिन हकीकत में क्या था? इससे अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों को फ़ायदा होता। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या था कि इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने का तरीका मिला था। क्यों? क्योंकि बंगाल से बहुत सारे युवा क्रांतिकारी थे जो खुल करके अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, पुरजोर तरीके से विरोध करते थे। तो इनको कमज़ोर करने के लिए, इनको दबाने के लिए ये काम किया गया था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा, उसी संघर्ष का नाम स्वदेशी आंदोलन था। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या बनता है? तो स्वदेशी आंदोलन का कारण बनता है बंगाल विभाजन। आगे देखेंगे, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी ये फैलने लगा। इससे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तिलक के संपादन में निकलने वाली मराठा अखबार केसरी, तो याद रखिएगा केसरी किस भाषा में छपती थी? तो मराठी भाषा में छपती थी। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था ये केसरी अखबार। आगे आप क्या देखेंगे कि हम लोग वापस स्वदेशी आंदोलन पर जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में भी फैला है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बहिष्कार भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं। अब जैसे चर्चा कर रहा है, 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया। देखिए, ये तो उल्टा काम कर दिया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मांग मान भी ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपनी राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। तो ये अब देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों का कूटनीति है। आगे आप क्या देखेंगे? 1907 में कांग्रेस टूट जाती है।
मार्गी धरा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। मतलब जो मॉडरेट्स थे, जो मध्यमार्गी थी, जो नरम दल के लोग थे, वो बल का प्रयोग करना नहीं चाह रहे थे, या वो खुल करके अंग्रेज का विरोध करना नहीं चाह रहे थे। वो याचिका के जरिए, वो संवैधानिक बदलाव के जरिए काम करना चाह रहे थे। लेकिन उसी जगह गरम दल के जो लोग थे, लाला लाजपत राय वाला धारा, बाल गंगाधर तिलक वाला धारा, ये चाह रहा था कि खुल करके अपने शक्ति के साथ हम विरोध करें अंग्रेजों का, क्योंकि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए दोनों में दरार आ जाती है और आप नतीजा देखते हैं कि सूरत में 1907 में जो अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस में दरार बनती है, कांग्रेस विभाजित हो जाता है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गियों का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। मतलब आप देख रहे हैं कि 1915 में क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में मिल जाता है, तो विभाजन खत्म भी होता है। आगे चल करके वाद विवाद जो भी था वो सुलझता है। आगे आप देखेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो जाता है। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते हैं। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न यहाँ दिया है कि क्यों व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस का समर्थन देने लगते हैं। तो पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। अब खर्च हो गया, युद्ध है, तो इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश युद्ध में के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। आगे आप देखेंगे इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग महात्मा गांधी के आगमन के बाद से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ट्री 4 में यहाँ से क्वेश्चन आना है, साथ ही साथ क्लास 8 के बच्चों के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर अच्छा से करते हैं ख़त्म, ताकि क्वालिटी स्टडी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के आगमन से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।